में सारे शास्त्रों का निचोड़ एक आपको बताता हूँ, वेदों का निचोड़ बताता हूँ कि एक नंदी की सेवा 100 गाय की सेवा के बराबर है। इसको आप देखेंगे कि यहाँ भ्रमर है, देखिए, तो वो जो भ्रमर घूमती है ना, जैसे ये माथे की भ्रमर, आप देखिए माथे की भ्रमर की जो मैं बात कर रहा था, उतना ज़्यादा अच्छा गुण कहा जा सकता है। जैसे ये जूल है, यहाँ से झालर जितनी नीचे गई, ये जितनी क्रीज है, पुराने जो सिक्के निकले उसमें भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नंदियों का जूल दिखाया हुआ है। तो एकदम अच्छे से जो जूल है वो भी एक अच्छे लक्षण है। नंदी का सिलेक्शन की जो मैंने बात बोली वो मोटा मोटी बोली है, लेकिन आपको और भी अलग डीप में जाना है। और अगर वो लक्षण नहीं है तो भी किसी नंदी का अपमान नहीं करना है, उसको तो हकीकत शिव जी का अंदर अंश समझ के उसको बिल्कुल पूजन ही करना है। ये तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको और अच्छा, आपके पास अगर 10 नंदी है तो उसमें से कौन सा पहले चयन करे ताकि अगली पीढ़ी अच्छी पैदा हो। तो साइंटिफिक के साथ धार्मिक बातें भी हमने रखी, उसको और प्यार बढ़ाओ, उसको और प्यार बढ़ा के उसको सहलाओ, उसके अंदर ईश्वरी तत्व देखने का प्रयास करो, वो बदलेंगे। और बड़ी मात्रा में हमारी गौशाला में नंदियों को बदलते हुए हमने देखा है। तो कभी नंदी सेवा देने के लिए कम हो गया तो ऐसा नहीं समझना कि नकारा हो गया निकाल दो, उसका भोजन में थोड़ा ठीक ठाक करके वापस सेवा में ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 15-15, 16-16, 20-20 साल के नंदी भी सेवा में उपयोग करके देखे और बहुत अच्छे से सेवा देते, उल्टे बच्चे अच्छे पैदा होते हैं उसके द्वारा। गाय को ठंडक प्रकृति का आहार चाहिए और नंदी को थोड़ा गर्म प्रकृति होगा तो भी चलता है। हमने गौ कृपा अमृतम के ऊपर आधा नंदी का गोबर आधा गाय का गोबर रखा था, वो दोनों समन्वय किया तो वो प्लॉट 20-25% ज़्यादा आगे दिख रहा है हमें। तो नंदी रखेंगे स्वार्थवश, तो हमें स्वार्थवश को ये शब्द मैंने उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे हमें धर्मवश कर, और सब लोग के मिलके एक एफर्ट है। मैं सामने दिख रहा हूँ तो सिर्फ मेरा है ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे संतों का स्वप्न एक जगह पे निकला हुआ है और सब लोग मिलके उसमें से आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे परिक्रमा करेंगे तो भगवान को भी बहुत आनंद होगा और साथ में आपके घर पे जो गौवंश रहेंगे वो भी बहुत आनंदित रहेंगे। ऐसे नंदी की सेवा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद नंदी देव, धन्यवाद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम नंदी जी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे खास नंदी जी है और इनकी पूजा भी हम करते हैं। नंदी के आँख में से देखो अभी पानी निकल रहा है, तो पानी 6-7 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा कोई सोचेगा कि पानी है मतलब तकलीफ में है, दुख में है, ऐसा नहीं है। पानी 6-7 प्रकार से निकलते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो भी पानी निकलता है, तो सिंक के ऊपर तेल लगाएंगे तो वो पानी बंद हो जाएगा। अगर चारा खा रहा है, उसके आँख में कचरा गया, धूल गया, तो भी पानी के द्वारा निकल जाता है। दुख है, उसको कुछ तकलीफ है, उसको कुछ लगा हुआ है, शारीरिक तकलीफ है, तो भी पानी निकल सकता है। वैसे ही हम लोग बाहर गांव जाते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं नंदी और गाय माता, उसके ऊपर हाथ रखते ही वो पानी निकाल देते हैं। हम उसको ईश्वरी भाव समझ के उसकी परिक्रमा करते, उसको प्यार से हाथ हिलाते हैं, श्लोक बोलते हैं, भजन गाते हैं, तो भी वो पानी निकल जाता है। तो दुख का है, खुशी का है, कैसा पानी उसको जज करना आना पड़ेगा हमें। गर्मी का है, कैसा है, उसको आँख में कुछ लग गया है तो भी पानी निकल सकता है। तो उसका इंटरप्रिटेशन हमें गलत नहीं करना चाहिए, उसका मतलब हमें सही निकालना चाहिए, अर्थ उसका सही निकालना चाहिए कि वो किसका है, और उस हिसाब से हम कार्य करेंगे तो अच्छा है। और आप परिक्रमा करेंगे और खुशी से वो पानी निकालते हैं, उसको हाथ फिराते फिराते, वो बहुत अतुलनीय वो समय होता है। वो आप जब महसूस करेंगे वो पल को, तो वो पल अतुलनीय होता है। तो आप ये महसूस करने का प्रयास कीजिए, जब भी उसको परिक्रमा करते तो वो पानी भी आपको दिखना चालू हो जाएगा, है ना।
नंदी धन का आधार होता है, गौधन का। और वेद, शास्त्र, पुराण सबका अगर मैं निचोड़ कहूँ तो पूरे नंदी के ऊपर ही आधार होता है। शिव जी का वाहन भी नंदी है। आज भले हम विज्ञान की बातें करते हैं, आज हम विज्ञान और नंदी दोनों की, धार्मिक और विज्ञान दोनों समन्वय की बातें करेंगे पूरी मिलके। नंदी को राजा कहा जाता था, मतलब उस गांव में नंदी को खुला छोड़ दिया जाता था, उनको कोई रोक नहीं सकता था राजाओं के समय में। तो उनको खेत में कभी भी, कौन से भी खेत में जा कर के कभी भी खा सकता था। वैसे ही आज मैं अगर नंदी की बात करूं कि एक नंदी लगभग 100 गाय को फॉलो कराता है, तो 100 गाय की अगली पीढ़ी सुधार भी सकता है और अगली पीढ़ी तकलीफ वाली भी हो सकती है। तो आज नंदी के लक्षण, सभी देशी गौ वंश के नंदियों के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि नंदी आप पसंद करते हैं तब क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और नंदी के द्वारा ही वापिस भारत निर्माण हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छी देशी गाय पैदा होगी, अच्छी गौ माताएं, स्वास्थ्य जिसका अच्छा हो, जिसका दूध अच्छा हो, गुणवत्ता, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, लेकिन हर नस्ल में अपना अपना दूध का नस्ल का होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक शुरुआत करता हूँ कि नंदी को पसंद करना है तो उनकी अगली पीढ़ी पहले देखनी चाहिए कि उनकी माता का दूध क्या था, उनके पिता की माता का दूध क्या था, उनकी माता कितने लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती थी, उनकी माता का अडर स्ट्रक्चर क्या था, उनकी माता का खुर कैसा था, उनकी पिता का स्ट्रक्चर क्या था। जैसे अपन खुर से शुरुआत करते हैं। जैसे ये जो खुर है, तो खुर के अंदर ये एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे यहाँ से बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला तो अगली पीढ़ी में आ सकता है। तो हमें वो एक खास ध्यान रखना चाहिए कि खुर कैसी है। उसकी माता का खुर का भी देखना चाहिए, जो आनुवंशिक आ सकता है वो देखना चाहिए। माता का गर्भाशय अगर बाहर निकलता है तो वो अगली पीढ़ी में भी आ सकता है। तो ऐसे नंदी को गर्भाशय किस कारण से बाहर आया वो देखना चाहिए कि न्यूट्रिशन की कमी से आया या आनुवंशिक है। तो उतना अगर हमने ठीक से देख लिया तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा। फिर हम इधर आते, जैसे ये मुंह है, नाक है, तो यहाँ से जब पानी पीता है नंदी, तो पानी पिया तो पानी के बाजू दोनों यहाँ से पानी निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुण होता है। हवाड़े में से पानी पिया तो पीते पीते यहाँ से गिरता है सब जगह से। आप देखेंगे कि ये जो जूल है उसकी झालर यहाँ से कितनी अच्छे से वो मेंटेन है। तो जितनी झालर अच्छी है, नीचे है, उतना ज़्यादा अच्छा गुण कहा जा सकता है। जैसे ये जूल है, यहाँ से झालर जितनी नीचे गई, ये जितनी क्रीज है, पुराने जो सिक्के निकले उसमें भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नंदियों का जूल दिखाया हुआ है। तो एकदम अच्छे से जो जूल है वो भी एक अच्छे लक्षण है। अलग अलग नस्लों में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। ये तो मैंने गिर की बात थोड़ी करी और साथ में दूसरी गाय का भी मैंने बोला वैसा ही हो सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ इनकी भ्रमर यहाँ पे है, जो रुआ की भ्रमर आती है ना वो यहाँ है। जितनी ऊपर भ्रमर आई उतने अच्छा है, यहाँ आया उतना थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन उसमें भी अपवाद है। लेकिन ज़्यादातर ये गुण है कि यहाँ जितनी भ्रमर यहाँ तक हो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसकी भ्रमर का यहाँ देख आपको दिखेगी। फिर आया सिंग की बात। सिंग ऐसे होने चाहिए कि जैसे इसको थोड़ा मोटा है लेकिन जितना पतला हो उतना ज़्यादा अच्छा है, तो वो यहाँ पे दबेगा नहीं गिर में। वैसे ही दूसरी नस्ल में भी सिंग ऐसे होने चाहिए कि अगली पीढ़ी को भी सिंग नड़े नहीं। सिंग ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, अलग अलग नस्ल में भी हो सकते हैं। और गिर के अंदर भी बहुत सारे गिर की वैरायटी है। जैसे ऐसे राउंड राउंड वाले सिंग आते हैं, ऊपर वाले आते हैं, पतली पट्टी वाले आते हैं, हिलने वाले आते हैं। तो सभी सिंग का अपना खुद का एक एक महत्व है। लेकिन ऐसे सिंग पसंद किए जाए कि उसकी अगली पीढ़ी, जैसे अगर सिंग को बहुत दबते हैं, उंगली उसकी अगली सारी गौ माता में दबते आए तो सबको कितना सेवा करना पड़ेगा, सबको इतना ड्रेसिंग करना संभव नहीं है। तो अगली पीढ़ी उनकी स्वस्थपूर्ण शांति से जी सके वैसा पसंदगी देखना चाहिए। फिर आती है कान की बात। कान की दूसरी देसी नस्लों में तो कम छोटे ही है, लेकिन गिर के अंदर जैसे इसके कान है, देखिए यहाँ तक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबे ले लिए तो क्या होगा, जब वो खाना खाएगा तो कान पहले छुएंगे, पानी पिएगा तो कान पहले छुएंगे, गाय चरने जाएगा, नंदी चरने जाएगा तो कान पहले छुएंगे, तो उसके ऊपर फंगस बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं। तो कान थोड़े नाक से छोटे हो वो ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हम आते कि यहाँ पे जैसे ये चमड़ी देखो, यहाँ पे इतनी चमड़ी एकदम सॉफ्ट है, तो जितनी चमड़ी सॉफ्ट हो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये एकदम क्रीज क्रीज आप देखेंगे तो इतनी मुलायम जो है उसका दूध आने का संभावना ज़्यादा होता है, चाहे गाय माता हो चाहे नंदी देव हो। और
देखिए मैं ये सब लक्षण बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बीच में एक बार बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही लक्षण है तो श्रेष्ठ है, उस और भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। जैसे कोई कोई मोटी चमड़ी वाले भी मैंने देखे कि वो श्रेष्ठ है, लेकिन पतली चमड़ी की ज़्यादा संभावना होती है कि इसमें दूध ज़्यादा अपने को मिले। फिर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे ये खुंद है, खुंद जैसे इसकी सीधी एकदम आप देखेंगे तो खुंद का जो काम है वो सीधा हो उतना अच्छा है। फिर दूसरा नंबर पे राइट साइड पे झूलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे लेफ्ट वाला होता है। तो सीधी खुंद वाले, जैसे हमारे यहाँ पे नंदी आप देखेंगे तो 18 नंदी है, 18 से 18 का 18 मेजर सीधा खुंद वाला ही नंदी है, या थोड़े राइट वाले हैं। जैसे ये खुंद है, खुंद यहाँ से जितनी ऐसे निकल के ऐसे करके जो ये शेप गया वो ज़्यादा अच्छी खुंद कही जा सकती है। जैसे देखिए ये ऐसी बड़ी होकर के ऐसे नीचे जाती है और पूरा एक शेप लेती है, तो वो जो शेप है ना ऐसा आकर के ऐसे अंदर जाना, वो शेप बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पीठ की भ्रमर पे। आप देखिए यहाँ पे पीठ के ऊपर भ्रमर है, इसको आप देखेंगे कि यहाँ भ्रमर है। देखिए तो वो जो भ्रमर घूमती है ना, जैसे ये माथे की भ्रमर, आप देखिए माथे की भ्रमर की जो मैं बात कर रहा था, तो वो माथे की जो भ्रमर है आप देखेंगे यहाँ है, ठीक है ना। वैसे ही भ्रमर शरीर में सब जगह पे अलग अलग जगह पे होती है। तो यहाँ पे जितनी भ्रमर यहाँ नज़दीक खुंद के हो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर भ्रमर ये खुंद के ऊपर आई तो छत्रपति कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नंदी होता है। यहाँ भ्रमर दिख रही है आपको, ऐसे राउंड राउंड वहाँ पे रुवे होते होंगे। लेकिन यही भ्रमर अगर वो मुतान के एग्जैक्ट सीधे में है तो उसका दूध या उसको लक्षण थोड़े कम कहे जा सकते हैं। तो ये भ्रमर जितनी आगे है उतनी ज़्यादा अच्छी है, और ऊपर आई तो छत्रपति मतलब बहुत श्रेष्ठ नंदियों में से एक कहा जाता है। वैसे ही अपने माथे में से वो कभी कभी सुगंध छोड़ते हैं, और अपने शरीर में से देखो ऑयली, ये देखिए पूरा ब्राउनी ब्राउनी पूरा ऑयली ये लिक्विड छोड़ते हैं। तो अपने आप उसकी साफ सफाई वगैरह सब होता है। तो ये हो गया कि भाई उसको आप कैसा भी गोबर वाला दिखाओ, इसको नहलाने की जरूरत नहीं है। कितना भी गोबर वाला आप बिगाड़ेंगे तो 2 से 4 दिन में ही वो एकदम साफ सफा होकर के, देखो इसकी चमड़ी कितनी चमक रही है, तो शाइन होता जाएगा। वैसा ही मेरा एक और बात है कि आप यहाँ से देखिए ये मुतान है, तो मुतान जितना छोटा उतना अच्छा। इसका थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन अगर यहाँ तक हो तो उसको फल्लू करने में बहुत इजी होता है। तो मुतान कैसे होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे घाट में ऐसे सीधे जाएगा, तो जितना लंबा है उसके पैर दबने में या कोई बैठा है तभी दबने में बहुत चांसेस होते हैं। तो हो सके तब हम तक ये कार्य वैसे ही देखना चाहिए। वैसे ही जैसे ये पैर है, अभी हम यहाँ तक आते हैं। ये पैर का ये जो भाग है, यहाँ से जितना ये नीचे जाता है उतना ज़्यादा दूध के लिए अच्छा होता है। तो हम उसको अभ्यास करेंगे कि जितना ये स्ट्रेट है उतना ज़्यादा अच्छा है, और ये ऐसे स्लोप में जाता तो और अच्छा है। ये जो भाग है वो ज़्यादा स्लोपी है, उससे अच्छा इतना होना, सीधा होना तो ज़्यादा गुणवान कहा जाता है। और वैसे ही ये पूँछ का पार्ट है, तो पूँछ देखिए यहाँ से मोटी है और पीछे नीचे आते आती पतली होती है। तो ये जितनी पतली हो गई उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितने बाल हो करके भी धीरे धीरे नीचे जाते वो ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। वैसे ही ये पैर है, ये पैर का यहाँ पे जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे ये जो चमड़ी है वो जितनी अच्छी है, झूलती है, वो ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ये देखिए इसके पैर के खुर कितने सेट है, दोनों सेट। तो ये इतना बड़ा नंदी, इतना वजनदार नंदी होने के बावजूद भी खुर एकदम परफेक्ट है, तो उसको अपन देख सकते हैं। और ये चमड़ी देखिए कितनी चमक रही है यहाँ पे। तो ये चमड़ी, इसको 12 साल से हम लोग कोई गौशाला में किसी को नहलाते नहीं है, अपने आप ही अच्छा रहता है। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये गिर के विषय में ऐसे सभी नस्ल में हमें ध्यान रखना है। जैसे गिर के अंदर सब लोग क्या मानते हैं कि माथा बड़ा हो और शॉर्ट हो, जो ब्राज़ील की पसंद का वही सही है। ऐसा नहीं है। गिर में ऐसा बोलेंगे यही कैरेक्टर ठीक है, तो कभी कैरेक्टर से सिर्फ तय नहीं होता है। जैसे मैंने जब ये शुरू की तो मैंने बहुत सुंदर नंदी और गाय देखे। एक गाय तो इतनी सुंदर थी कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन 4 पीढ़ी आगे देखा तो जर्सी और HF क्रॉस का कॉम्बिनेशन भी थे। तो उसका DNA तो बोलेगा, कितना भी आगे बोलेगा, तो वो अपना DNA खो चुकेगा एक लेवल का। तो ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मोरबी के राजा है, उनको लाल कलर पसंद था और लंबा मुंह पसंद था, तो उन्होंने लंबा मुंह पसंद किया नंदी, तो वैसी नस्लें पैदा हुई, तो गलत नहीं है। तो ब्राज़ील कौन होता है कि गिर की परिभाषा देने वाले? हमने 18 गोत्र का अभ्यास किया यहाँ पे गिर में, और सभी के कैरेक्टर थोड़े थोड़े अलग है और सभी अच्छी है।
और सभी में कॉम्बिनेशन करते तभी अच्छा डीएनए पैदा होता है। तो मतलब किसी को मुंह शॉर्ट पसंद था, अगर भावनगर के राजा को चितकबरा पसंद था, उन्होंने चितकबरे नंदी पसंद करे, और वैसे ही जसदन में चितकबरा पसंद किया तो वहाँ पे चितकबरी नस्लें पैदा हुई। फिर वैसे ही किसी को अच्छा भूरा जैसा कलर पसंद था तो उन्होंने वैसा किया। तो वैसे अलग अलग प्रकार के कलर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंग हो सकते हैं, किसी के सिंग ऐसे घुमराले होते हैं, किसी के आगे पीछे हो सकते, तो सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तो किसी को बुरा कहना ठीक नहीं है कि कोई विदेश वाले आकर के कहते कि भाई यही गिर का कैरेक्टर है और हमें हमारी पहचान वो बताने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। हम हमारी पहचान हम तय करेंगे। हमारे हज़ारों साल पूर्वजों ने जो मेहनत करी थी, देखो मुंह लंबा वाला जो पसंद था ना, उसकी गाय की लंबाई भी बहुत लंबाई थी। अभी हमने सिर्फ ब्राज़ील के पीछे में आकर के शॉर्ट कर दिया। देखिए इसकी जो लंबाई है ना, लेंथ इस नंदी की, ये पूंछ से लेकर के जो लेंथ है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो भी दिक्कत है। तो लेंथ जितनी, ये भी एक कैरेक्टर है। जैसे ये कोठा है, ये जितना लंबा और जितना अच्छा घेरावदार वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर वो दूध का कॉम्बिनेशन भी होता है गाय और नंदी में। तो ये मेरा कहना है कि जितनी लंबाई इसमें होती है और ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो कैरेक्टर हमारे थे वो हम खो चुके हैं, या उसको अभी बहुत कम मात्रा में बचे हैं, तो उसको वापस हम रिवाइव करने का भी प्रयास करते हैं। और एक कैरेक्टर हमें देखना है कि नंदी और गाय के विषय में, आगे से ये जितने पीछे चौड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये एक अच्छा कैरेक्टर है कि वी शेप में वो जितना भी चौड़ा हुआ पीछे वो ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर में से आता है। और पैर भी यहाँ से मजबूत फापा है तो वो अच्छे से सेवा देने के लिए भी वो संभावना है। तो मतलब ये आगे से जितने चौड़े हुए, फिर यहाँ से जितना स्लोप हुआ, यहाँ से जितना ये जो भाग है, ये जो पोर्शन है आप देखेंगे कि कितना चौड़ा है। तो ये भाग जितना चौड़ा हुआ उतना ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, और ये भाग जितना ऐसा हुआ वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन सब देखने का मैं जो बता रहा हूँ, वो एंगल वगैरह सब देखने होंगे कि खंड और भ्रमर, उसका स्लोप कैसे मेंटेन करना, उसका जो पेट का ये जो कोठा है पेट का, तो वो कोठा जितना बड़ा है उतना दूध के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे गाय का जो नस होता है, यहाँ से नसें दिखेगी दूध की, वैसे ही ये कोठा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी हमें इसमें ध्यान में देना होगा। और इसका जो अंतर ज़्यादा है वो भी एक बहुत अच्छा उसका काम हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम जोड़ सकते हैं। तो सभी नंदी की अपनी अपनी खुद विशेषता है, अपनी अपनी विशेषताओं के हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब हम कभी उसके अंदर भेद ज़्यादा ना करें। हाँ, सबको पसंद है वैसा कलर कर सकते हैं, लेकिन यही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। अपनी जगह पे सबका अपना एक महत्व। नंदी को सिलेक्ट करने के समय ये सारे पैरामीटर्स तो मैं कहता हूँ, लेकिन उन सबसे पैरामीटर से ऊपर है उसको सम्मान देना। मेरा लोगों को दो हाथ जोड़ के विनती करके एक बात रखना है कि नंदी पहले 30 साल पहले जब जन्म लेते थे तो बैल या नंदी के स्वरूप में कार्य करते, तो घर पे बेटा या उससे भी ज़्यादा सब लोग खुशी मनाते थे। आज उसको अपमानित करके घर से निकाल रहे हैं। और नंदी के द्वारा ही गौ माता का संवर्धन होना चाहिए। जैसे नंदी अगर गाय को फड़ू करता है तो नंदी के द्वारा 90% सक्सेस रेशियो होता है गाय फड़ू रहने का। और नंदी के द्वारा जो फड़ू होते हैं, यहाँ पर 10-10, 15-15 बच्चे देने के बाद भी गाय प्यार से फड़ू भी रहती है और सहजता से सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने जिन जिन गाँव में नंदी देते, सब जगह पे अनुभूति है कि नंदी के सक्सेस रेशियो ज़्यादा होते हैं। तो मेरा मत है कि नंदी के द्वारा ही फड़ू होना चाहिए। फिर नंदी कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सी गाय से कैसा होना चाहिए, तो उसमें भी एक बात है, इनब्रीड नहीं होना चाहिए, क्रॉस ब्रीड नहीं होना चाहिए। इनब्रीड का मतलब क्या है कि देखिए ये नंदी है और एक गौ माता है, वो दोनों से जो बछड़ी पैदा हुई तो वो बछड़ी इसके द्वारा तो फड़ू नहीं होनी चाहिए। तो वो शास्त्रों में तो पाप कहा ही है, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से भी वो इनब्रीड होता है तो वो सबसे बड़ा नुकसान करता है, डीएनए डिटोरिएट होता है। आज हम भले कितने ब्राज़ील की तरफ दौड़ रहे, वहाँ पे ज़्यादातर इनब्रीड ही पूरा है। तो ये हज़ारों साल से हमारे भारत की परंपरा थी। हर एक गाँव में एक नंदी होता था, राजा उनकी व्यवस्था करते थे, और 3 साल में उस नंदी की बछड़ियाँ बड़ी हो तो ये गांव का नंदी वो गांव में जाता था, वो गांव का नंदी दूसरे जगह पे जाता था। तो न इनब्रीड होता था न क्रॉस ब्रीड होता था। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी प्रमाण में अच्छे संवर्धन का एक प्लानिंग होता था। तो मेरा ये मत है कि जब हम करते हैं प्लानिंग तो वहाँ पे कभी इनब्रीड नहीं होना चाहिए न क्रॉस ब्रीड होना चाहिए। जैसे हमारी गौशाला में
18 गोत्र की गाय है, भावनगर के राजा का वंशज है, मोरबी राजा का वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है, तो ऐसे अलग अलग लाइन है। तो वो गाय है, उनके साथ दूसरा नंदी जाएगा, फिर उसकी बछड़ी आएगी, उसके साथ दूसरा नंदी जाएगा, तो न इनब्रीड होगा न क्रॉस ब्रीड होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो डीएनए सुपीरियर होता जाएगा। ये सारे वैज्ञानिक मानेंगे आज। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो वैज्ञानिक बात भी है और धार्मिक बात भी है। तो जब ये देखो जर्सी और उसका दूध आया है बहुत एचएफ वगैरह का क्रॉस ब्रीडिंग करके, लेकिन उसका आप देखेंगे तो माइनस पॉइंट क्या है, तो रेजिस्टेंट पावर ही नहीं है, रोग प्रतिकारक शक्ति ही नहीं है। क्यों? देखिए उसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर हम चले जाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में ये अच्छे कुछ 10 नंदी है एचएफ या जर्सी के, उसी के सीमेन जाते हैं। फिर उसकी बछड़ी आई, उसी को भी उसका पिता का ही सीमेन लगेगा या उसके भाई का ही लगेगा, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में इनब्रीड होना चालू हो गया होगा। तो इसीलिए तो उनका दूध धीरे धीरे बहुत डाउन हो गया। वैसे ही देशी गायों में भी जो इनब्रीड करेंगे तो धीरे धीरे बहुत डिटोरिएट होगा डीएनए साइंटिफिक भाषा में, और देशी भाषा में उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। तो आनुवंशिक रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और बहुत सारे रोग होने की संभावना भी बढ़ जाएंगी। तो मनुष्य के अंदर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें कौन सा संवर्धन कभी करना है। तो गायों के अंदर भी और मनुष्य के अंदर भी दोनों सम पैरेलल ही चल रहा है कि भाई मनुष्य में भी इनब्रीड नहीं होना चाहिए और गायों में भी इनब्रीड नहीं होना चाहिए, वो नुकसानकारक ही होगा। देखिए और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गिर का नंदी की अभी सब जगह पे डिमांड चल रही है कि भाई वहाँ की दूसरे राज्यों की कुछ गायों के अंदर दूध कम है तो भाई गिर का सीमेन लगवाएंगे या फिर गिर का नंदी उसमें उपयोग करेंगे। तो ये भी करने योग्य नहीं है। अगर कांकरेज गौ माता है तो उसको कांकरेज का ही नंदी लगना चाहिए, डांगी गौ माता है तो डांगी का ही नंदी लगना चाहिए, अगर मल्लार गिड्डा है तो मल्लार गिड्डा का ही नंदी उसको लगना चाहिए। तो हमें ब्रीड बिगाड़नी नहीं चाहिए। हज़ारों साल मेहनत करके हमारे पूर्वजों ने अच्छी अच्छी नस्लें पैदा करी है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि 30-40 साल के अंदर विज्ञान के नाम पे हम पूरी चीज़ को बर्बाद कर देवे। आज़ादी के समय 100 से ज़्यादा नस्ल थी, अभी 36 से 40 के बीच में है, बाकी का ये कुछ नंग भी नहीं बचे हैं। तो ये प्रगति करी है। तो प्रगति के नाम पे हम कुछ भी करते हैं वो वाजिबी है नहीं है। तो मेरी दो हाथ जोड़ के करबद्ध सबको विनती है गांव वालों को कि अपने स्थानीय नस्ल को सम्मान पूर्वक रखें। जैसे सब लोग अभी गिर का तूफान चल रहा है, तो मेरे पास मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि दक्षिण महाराष्ट्र से एक भाई आए थे कि बता रहे थे कि कौन से भी प्राइस में गोपाल भाई गिर दिला दो, आपके जैसे सेवा करेंगे। हमने विनती करी कि भाई आपकी स्थानीय माता ने हज़ारों साल आपके पूर्वजों को पाला है, उसी को सम्मान पूर्वक रखिए तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। उन्होंने बोला बात तो सही है, लेकिन वो 1.5 लीटर दूध देती है, हमको इकोनॉमी कैसे होगी। देखो स्पष्ट बात है कि भाई इंसान के अंदर कमी है, काले माथे वाले आदमियों में इंसान के अंदर कमी है, गाय के अंदर या नंदी के अंदर कमी नहीं है। उन्होंने जो बात रखी उनके ऊपर हमने बोला कि हमारी विनती की 10 गाय रखो डांगी, वहाँ की डांगी लगती थी संगमनेर प्रशांत जी करके, और बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो उन्होंने डांगी जो गाय रखी तो उसके अंदर उन्होंने 10 गाय पे हमने बोला क्या खाना देना हम सिखाएंगे, क्या उसको कैसे संवर्धन करना हम सिखाएंगे, लेकिन पहले खाना तो बदलो, और क्या घास चारा और उसको रखना, जिसे बांधना नहीं, उसको खुला छोड़ो, उसको प्यार से उसके बच्चे को दूध पीने दो, तो अपने आप वो गाय बदलेगी। और हुआ क्या कि एक ही साल में वो सारी डांगी, उन्होंने बहुत सन्निष्ठ प्रयास किया, बहुत सज्जन व्यक्ति है, एक ही साल में सारी डांगी चली गई वो लगभग 4 लीटर की एवरेज पे। तो खाना कितना खाया, तो गिर के सामने 30%, एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। तो पूरे गुजरात में 8 से 10 लीटर की एवरेज है, तो गुजरात से भी वो आगे चले गए। गिर को आंचल का रोग है, उसको आंचल का मस्टर्डाइज का रोग नहीं है। गिर को प्रोलेप्स के केसेस है, उसको प्रोलेप्स के केसेस नहीं है। दूसरे आनुवंशिक रोग उधर आएंगे ही नहीं जल्दी, क्योंकि वहाँ के लिए वो नस्ल श्रेष्ठ है। तो मेरी ये बात उनको लग गई और उन्होंने ये महसूस किया, अभी वो डांगी का प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई डांगी उनकी 8 लीटर पे चली गई। तो देखो इतने साल डांगी को संवर्धन ठीक से नहीं किया गया है, अच्छे नंदी उनको पता नहीं थे किसी को भी, फिर भी डांगी 1 साल में इस लेवल पे पहुंच सकती है। तो उसको संवर्धन, उसके ही नंदी अच्छे सिलेक्ट करके अच्छा संवर्धन किया जाए तो कहाँ तक पहुँच सकती है। सभी माताएं अच्छी है, इंसान के अंदर कमी है। तो हमें गाय माता और नंदी को समझना होगा। दूसरा, जैसे हमने गाय और नंदी को सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है, उनके साथ भी वो नंदी अच्छे से खेलते हैं और सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ भी नंदी अच्छे से ये रहते हैं।
जैसे गाय का हम अडर सिलेक्ट करते हैं, जब गाय ये नंदी सिलेक्ट करते हैं ना, तभी उसकी माँ को देखना, जैसे माँ के अंदर दूध का अडर बहुत बड़ा है, दूध बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से टूटा हुआ बोलते हैं उसको, टूटा हुआ अडर है, तो ब्याजन के समय वो एकदम नीचे लटक जाता है, तो वो आनुवंशिक आने की संभावना है। तो आनुवंशिक अगर वो आ गया तो सारी गाय ऐसी पैदा होगी, तो वो दोहने के समय भी तकलीफ होगी और उसके आंचल भी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी गाय का क्या लक्षण है, वो बहुत सारे आने की संभावना इसमें रहेगी। फिर वैसे ही दूसरा देखना है कि जिनको प्रोलेप्स का केस है, गर्भाशय बाहर निकलना, तो वो भी हमें, जो मैंने पहले बात बताई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नंदी को जैसे यहाँ पे उनके अंडाशय है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इनको 2 पूर्ण अंडाशय है प्रॉपर। अगर उनको देड़ आता है कोई नंदी को, तो देड़ आया वो भी खराब नहीं है, उसमें बच्चियाँ ज़्यादा आने की संभावना ऐसे सब लोग कहते हैं। तो देड़ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, ऐसा भी बन सकता है। तो एकदम प्रॉपर ये 2 अंडाशय प्रॉपर हो तो वो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है मित्रों। तो ये सारी संभावनाएं आपको अलग अलग तरीके से देखनी पड़ेगी कि नंदी को कैसे सिलेक्ट करे, क्या करे, तो उसी के आधार पे पूरा देश का वापस निर्माण गौधन का हो सकता है। तो डांगी में डांगी ही हो, जैसे मैंने गिर में बताया, उसमें भी इनब्रीड नहीं करना है और क्रॉस ब्रीड भी नहीं करना है। तो आज से ही वो सब लोग अपनी पीढ़ी मेंटेन करने का शुरुआत करें। अपने घर पे एक छोटी सी बुक बना लेवे कि मेरी ये गौ माता का नाम गोमती है, उसके साथ ये नंदी फड़ू कराया, फिर अगली पीढ़ी क्या है, तो सब लोग अपने घर पे ही वो मेंटेन करना चालू करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेंटेन करना, ये जब ब्रीड चालू हो गया तो मेरा ये मत है स्पष्ट कि वो अगली पीढ़ी आपको कौन सी पैदा होगी वो सब मेंटेन होगा इसमें धीरे धीरे। कि भाई देखो अभी मैंने ये नंदी किया था 3 साल, उसके बाद में ये 3 साल में नंदी है, तो गांव गांव वाले आपस में एक सिस्टम बनाए। हर 3 साल में डांगी वाले हैं तो उसमें समझ लीजिए 100 गांव है तो 100 अलग अलग प्रकार के नंदी हो जाएंगे ना, तो कितनी वैरायटी ऑफ जीनोटिक्स होगा। तो भारत की यही तो विशेषता थी। तो मेरा यह स्पष्ट कहना है कि वापिस निर्माण अलग तरीके से सोचना चाहिए। अलग तरीका मतलब हर गाँव में अच्छे नंदी हो। नंदी में देखिए, अगर आप ऐसा कहेंगे ना कि 20 लीटर वाली गाय का दूध है, और अगर कैलकुलेशन करेंगे कि 20 लीटर नंदी की माता का दूध था और नंदी के पिता की माता का भी 25 लीटर था, तो वो संभावना है कि 20 से 25 ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इनब्रीड करते गए, हम 25-25 वाला ही उपयोग करते गए, तो शायद दूध मेंटेन हो जाएगा, लेकिन दूसरा बहुत कुछ हम खो पाएंगे। लेकिन अगर इनब्रीड हो रहा है, उसके सामने अगर इनब्रीड नहीं होने वाली अगली दूसरी नस्ल है, तो 18 लीटर नंदी है 25 की बजाय, तो भी वो चलेगा। लेकिन 2 जीनोटिक्स जब अलग मिक्स होंगे तब अच्छा सुपीरियर डीएनए पैदा होता है, तो उसमें बहुत अच्छा कार्य होता है। ये जनरली डीएनए की मैं एक बात बता देता हूँ आपको। देखो शुरुआत में क्या हुआ, जब जर्सी और एचएफ लाए ना, तभी क्या हुआ कि जाने अनजाने में बहुत बड़ी देश के लोगों से गलती हो गई। जैसे गिर के अंदर एक फार्म के अंदर ऐसा हुआ था कि उन्होंने गिर की बहुत अच्छी नस्ल थी और 25 से 28 लीटर तक दूध देते थे वो, लेकिन जब उनको जर्सी और एचएफ का क्रॉस लगाया गया तब क्या हुआ, तो पहले ही जनरेशन में 20 से 25% दूध बढ़ गया। उनको लगा यूरेका हमने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने सारी गिर को क्रॉस कर दिया। फिर उनकी जो अगली पीढ़ी आई ना, उससे डाउन आई, मतलब वो लेवल पे आ गई। उसके बाद उसकी अगली उससे डाउन आई, तो 7 पीढ़ी में वो ऑलमोस्ट कलेप्स हो गया पूरा। अभी वो वापस पूरा निकाल के गिर की तरफ आ रहे। तो हमें क्या इतनी ठोकर खाने के बाद ही समझ में आएगा? हमें देश में विदेशी बबुल लेकर के आ गए, लेकिन उसके पत्ते एसिडिक है, जहाँ पे भी गिरते हैं तो पूरी जमीन का सत्यानाश करते हैं, सब घास जला देते अच्छे गौचर के। हमें पूरा अभ्यास होना चाहिए। कोई भी नई चीज़ जो विदेश से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये जर्सी का है या विदेशी बबुल है, ऐसा कोई भी चीज़ अभी नहीं, आप अच्छे से उसको अभ्यास करो, हमारे देश के फ़ायदे के ऊपर है तो फिर बिल्कुल करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान का विरोधी नहीं है हम। देखो ड्रिप करना चाहिए तो करना चाहिए, उससे पानी बचता है, उससे निंदाई कम लगती है, उससे बहुत अच्छे सुंदर परिणाम मिलते हैं, नमी बनी रहती है, ज़्यादा ओवर पानी नहीं जाता है, तो क्रॉप भी अच्छा होता है, पानी भी की बचत होती है। तो विज्ञान का कभी भी वेद और शास्त्रों ने विरोध नहीं किया है, लेकिन विज्ञान का विवेकपूर्वक उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्वक संशोधन को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को हमें समझना पड़ेगा मित्रों। तो मेरी विनती है कि नंदियों को सिलेक्ट करने के समय जो मैंने जो लक्षण दिखाए सारे, वो लक्षण तो है, लेकिन ये लक्षण कुछ भी अलग है फिर भी अच्छा नंदी हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला वैसा ही सही है।
तो अपवाद रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं है जो मैंने बोला वैसे आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी होगा। और इससे भी ऊपर की लेवल है कि इसको हम अनुभूति करें, फील करें। एक और विषय है जैसे नंदी की अनुभूति करना, उसके आजू बाजू की ऑरा का महसूस करना, उसके अंदर के लक्षणों का दूसरा महसूस करना, तो वो भी कुछ हमें लोगों ने सिखाया है। हमने तो ये मर्यादापूर्वक जितना बाहर बोल सकते थे उतना ही बोला है, लेकिन अगर आप कोई कंफ्यूज है कि हम ये नंदी पे सिलेक्शन करने को तकलीफ में है, वहाँ की देशी गाय वापस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो नंदी के फ़ोटोज़ या वीडियोस भेज सकते हैं, या उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत डिटेल बताएंगे कि उनके माता पिता क्या थे, उसका डिटेलिंग क्या था, और उसके विषय में थोड़ी आगे की अनुभूति लेकर के हम भी आपको गाइड करेंगे कि ये नंदी सही है कि नहीं है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बात बड़ा चला है कि A1 और A2, देखिए A1 A2 नंदी सिलेक्शन के अंदर भी बातें करते हैं, दूध के अंदर भी बातें करते हैं, तो A2 परिभाषा मेरे लिए ठीक नहीं है। भले हम A2 की बातें करते हैं, लेकिन वो विदेशों के दी हुई परिभाषा है। A2 भैंस में भी दूध होता है, A2 बकरी में भी होता है। हमें बोलना है शुद्ध देशी गाय का दूध। वैसे ही वो नंदी में बात लेकर के आएंगे। अभी देखो, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान थोड़ा बहुत विज्ञान को समझे, ताकि कोई उनको उल्लू बना के ना जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी A2 का बहुत चला है कि प्योर A2 होना चाहिए। फिर उसके DNA की 4 में एक बात बताता हूँ, A1 A1 A2 A2। जैसे A1 है और A1 है तो बहुत नुकसान वाला दूध है, ऐसा मानते हैं। A2 A2 अच्छा है, लेकिन मैं और एक परिभाषा देता हूँ और वो एकदम सही है। A2 A1 भी मिक्स हो सकता है, कभी म्यूटेशन हुआ होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो वो गलत नहीं है। तो सिर्फ A2 की परिभाषा लेकर के कुछ लोग चल रहे, वो भी सही नहीं है मेरे मत से। तो मेरी विनती है कि A1 A2 का जो कॉम्बिनेशन है, जर्सी के साथ क्रॉस का मैं A1 A2 नहीं बता रहा हूँ, देसी का देसी ही। किसी ने कभी भी जर्सी नंदी ना दिखाया हो, ना HF का नंदी दिखाया हो, फिर भी A1 A2 आता है, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। और साइंस पूरा प्रॉपर कहता है कि A2 A1 A2 A1 A1 A2 A1 A2 जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम प्रॉपर है, और देशी गाय में भी ये संभावना है थोड़ा बहुत आने की। तो लेकिन शुद्ध देशी गाय शब्द पकड़ना पड़ेगा। A1 A1 जो है जर्सी HF के साथ जब हम क्रॉस करते तब A1 A1 का मेजर वही रहता है, तो वो नुकसान वाला है। और देसी प्योर हो तो उसको हमें वापस जो मैंने बोला वो ध्यान रखना है। मतलब किसी भ्रमणा में हमें कोई अगर करे तो हमें सोचना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं सोचना है। हमें देशी गाय शुद्ध है, बस हमें श्रद्धा रख करके उसके ऊपर काम करना है। दूसरा हमें क्या ध्यान देना है कि नंदी की हेल्थ कैसी रहती है। देखिए, जैसे ये एकदम शाइन करता है, अगर कोई कोई गाय और कोई कोई नंदी ऐसा होता है कि कितना भी खाना खिलाओ वो सुखड़ा हुआ ही रहता है, तो वो आपने सिलेक्ट किया तो आगे की पीढ़ी भी ऐसी हो सकती है। अगर किसी को एकदम माप का खाना दिया, थोड़ा कमज़ोर खाना दिया, फिर भी उसने हेल्थ बना के रखा, उसका दूध अच्छे से मेंटेन रख रहा है, तो वो नंदी पहले सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली पीढ़ी की स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी और उनको दूध भी मेंटेन रहेगा और खर्चा भी कम लगेगा और उसको रोग भी कम लगेंगे। फिर एक और बात ध्यान रखनी है कि जिसको कितना कम रोग लगता है, मतलब उसको रेजिस्ट पावर क्या है। अलग अलग सीजन होती है, मक्खी मच्छर कभी काटते हैं, कभी दूसरी दिक्कत होती है, तो उसके अंदर वो कितना सामना करने की उसकी ताकत है। तो वो जितना अगर रोग प्रतिकारक शक्ति जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी है, उतनी ज़्यादा हमने नंदी और गाय को सिलेक्ट करने में ध्यान रखा, तो पूरी अगली पीढ़ी ऐसे पैदा होने वाली है। तो हमें ये सारा पैरामीटर्स एक जगह से नहीं, सब जगह से वो एंगल देखने पड़ेंगे कि क्या श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है। और धर्म को हम अपमानित करते घड़ी घड़ी कि ये धर्म है, ये सिर्फ भक्ति की बातें करते हैं, ऐसा है नहीं। पूरा धर्म विज्ञान है और धर्म के ऊपर ही हमें आगे जाना होगा। ये देखिए कितने अच्छे नंदी महाराज है, कितने प्यार से वो रहते हैं। अगर नंदी के बाजू में ऐसे सोच सकते हम क्या? नंदी जी के स्वरूप में खुद शिव भगवान, शिव पुराण में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है अलग अलग प्रकार के, और काफ़ी वेद और शास्त्रों में वर्णन है अलग अलग नंदियों के। उसमें से बात एक बार आती है कि भाई नंदी के स्वरूप में वो लेकर के गायों के बीच में विचरण करते थे। तो नंदी का जो हम स्वरूप सोचते हैं, तो मंदिरों में मुझे एक आपको एक के द्वारा सभी मंदिरों को एक विनती भेजनी है। तो जितने मंदिर वाले लोग हैं, जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं, जितने गांव के समाज सेवक है, वो अच्छे नंदियों को रखे, उनकी सेवा करें और उनको आगे वंश बढ़ाने के लिए वहाँ पे गांव के लोगों को प्रेरित करें। और लाइव नंदी की सेवा जो हो जाएगी तो शिव जी कितने प्रसन्न होंगे।
कृष्ण भगवान कितने प्रसन्न होंगे, सभी देवता ही कितने प्रसन्न होंगे। देखिए शास्त्रों में और एक वर्णन है, मैं सारे शास्त्रों का निचोड़ एक आपको बताता हूँ, वेदों का निचोड़ बताता हूँ कि एक नंदी की सेवा 100 गाय की सेवा के बराबर है। उसके 2-3 पक्ष हो सकते हैं कि एक नंदी 100 गाय को फड़ो करावे, 100 की अगली पीढ़ी अच्छी पैदा हो, ये भी है, साथ में 100 गाय का सेवा का फल भी मिलता है। तो ये नंदियों को हम रखड़ते छोड़ते हैं, उसको अपमानित करते हैं, डंडा मारते हैं, तो ये हमारे पिता समान है, उनका अपमान हमें बड़े घोर पाप की तरफ लेके जाएगा। तो मेरी विनती है कि वापस नंदी को रखा जाए। वैसे भी हम आपको एक और बात करना चाहते हैं कि गौ कृपा अमृतम का आपको सबको विषय पता ही होगा, वो वीडियो में इसके साथ में आपको लिंक अटैच रखूंगा कि गौ कृपा अमृतम गाय और नंदियों ने हमें ऐसा दिया है कि उसके द्वारा यूरिया DAP पेस्टिसाइड 5 दिन में छूट सकता है, अगर प्रॉपर उसने तरीका किया तो वो भी हमें श्रेष्ठ गौ माता और नंदियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो उसमें क्या लगता है कि उन कल्चर का खुराक कार्बन है। दुनिया में गोबर से अच्छा कार्बन कुछ नहीं है। अगर दूध नंदी नहीं देता है या गाय नहीं देती है, गोबर तो देने ही वाली है। तो हम सीधा किसानों को एक ही सिखाते हैं कि आपके अंदर तुअर का पाला निकला, मूंगफली का पाला निकला, गेहूं का भूसा निकला, वो कॉम्बिनेशन अलग अलग करके गाय को खिलाया आपने, और उसके अंदर निंदाई निकली आपके खेत के अंदर। तो 1 एकड़ में कम से कम ये सब दाना बेचने के बाद 3-4 गाय या नंदी पले उतना निकलता ही है। लेकिन हम बोलेंगे 1 एकड़ 1 गाय, तो 1 एकड़ 1 गाय का जो भी गोबर निकला नंदी का या गाय का, वो इस बैक्टीरिया से कंपोस्ट करके खेत में डालो और यही बैक्टीरिया अप्लाई करो, तो आपके खेत में से सब खर्चा चला गया। नंदी वो आपके खेत के पालों से ही पल गया और वही गोबर से खेती हो गई, दाना बाहर बेचा, तो आपकी कॉस्ट 80-90% रिड्यूस हो जाएगी। तो इतने कम खर्चे के अंदर खेती डेवलप हो जाएगी, तो नंदियों का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा हमने प्रयोग किया है, 3 प्लॉट हमने बनाए थे। जैसे नंदियों का एक उपयोग और बताया गया है, जैसे शास्त्रों में हम नंदी के गौमूत्र का उपयोग है ना, वो जनरली गाय के मूत्र का बहुत उपयोग है, लेकिन नंदी का एक ही रेफरेंस मिला है। क्या मिला है कि किसी को इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा करने की तकलीफ है, पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनको नंदी के मूत्र का सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। उनके सभी अलग अलग प्रकार की सेवा का वर्णन भी है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि मनुष्य की इनफर्टिलिटी जो ठीक कर सकता है, वो धरती माता के ऊपर भी कार्य करेगा, वो वनस्पति के ऊपर भी कार्य करेगा। तो हमने गौ कृपा अमृतम के ऊपर आधा नंदी का गोबर आधा गाय का गोबर रखा था, वो दोनों समन्वय किया, तो वो प्लॉट 20-25% ज़्यादा आगे दिख रहा है हमें। तो मेरी किसान मित्रों को विनती है कि एक नया प्रयोग बिल्कुल मिलेगा कि भाई नंदी भले दूध ना दे हो, लेकिन आपके खेत के अंदर उत्पाद बढ़ाने में अगर कार्य करता है तो नंदी रखेंगे स्वार्थवश। तो हमें स्वार्थवश को ये शब्द मैंने उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे हमें धर्मवश कर देना है। तो अभी तो टेम्पररी आप आ जाओ, लेकिन धीरे धीरे नंदी और गाय की सेवा करेंगे ना, और मर्यादा पूर्वक जब सेवा करेंगे ना, तो वो कभी बाकी नहीं रखेंगे। वो माता पिता ही है, वो सवाया देंगे, कभी कम नहीं देंगे। तो ये मेरी जो भी मैंने बात करी आज, तो बिल्कुल आप घर पे जो नंदी लाते हैं या जो भी गाय होती है, आप जो ईश्वर को मानते हैं उसके अंदर देखने का प्रयास कीजिए। सवेरे आप भगवान को पैर छूते वैसे इनके जाकर के पैर छूइए, इनकी परिक्रमा कीजिए, तभी उनका ईश्वर को देखने का प्रयास कीजिए। आप जिसमें मानते हो, राम भगवान में मानते हो, शिव जी में मानते हो, श्री कृष्ण भगवान में मानते हो, चाहे आप महावीर, जीसस, मोहम्मद पैगंबर साहब कोई भी मानते हो, आप इसके अंदर देखने का प्रयास कीजिए। प्रकृति के अंदर देखने का प्रयास है, लेकिन सविशेष यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बोला गया, तो ऐसे ही नहीं बोला है। आप एक बार परिक्रमा करेंगे, उसको खुश रखेंगे, उसको बांधेंगे नहीं। देखो ये बांधा हुआ नंदी नहीं है, हम उनके आराम से उनके पास कैसे रह सकते? तो उनके पास आराम से प्यार से आप उनके पेश आएंगे, उनके सामने आप सब भोजन देंगे, उसको प्यार से साफ सुथरा भोजन देंगे, अच्छी गुणवत्ता का भोजन देंगे, और धरती माता के पास जाकर के भी पैर छू करके आप पूरा कार्य करेंगे। इनको धूप बत्ती करके दिया भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, तो इतने सुंदर परिणाम मिलेंगे। 6 महीने में आपके घर की बरकत बदलेगी। तो ये मैं ऐसा कहता हूँ कि कभी सिर्फ गाय नंदी को वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही हजारों साल से इन्होंने देवी देवता ऐसा नहीं बोला है। मैंने ये जो आर्थिक और वैज्ञानिक पक्ष बता रहा हूँ, वो मजबूरी में बता रहा हूँ। है अंदर सारा विज्ञान है, आर्थिक है, सब है। इसीलिए तो शुक्ल यजुर्वेद में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसकी यूनिवर्स में किसी से तुलना नहीं हो सकती है। तभी भी गौवंशी बता गया है। तो इतनी अतुलनीय तत्व, ईश्वरी तत्व को हम कैसे अपमानित कर सकते हैं?
इतने शास्त्रों वेदों में वर्णन है कि गाय माता नंदी को देव को ऐसे रखना, इतना अच्छे से करना, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए तो दोष में आए हम, इसीलिए तो तकलीफ में आए। यहाँ पर भी हम नंदी का कैसे व्यवहार करना, वो भी एक आपको विनती पूर्वक एक बात रखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छी गौ माताएं है, जैसे दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है, भारत में 4.5 बच्चे की एवरेज है। यहाँ पे काफ़ी गौ माता 10 से लेके 15, कोई कोई गौ माता 16 बच्चे तक भी आराम से प्यार से दूध देती है। इवन 15 से 20 लीटर उस समय भी मेंटेन रखती है 15 बच्चे के बाद भी। तो ऐसी गौ माताएं पूरे विश्व में बहुत दुर्लभ है। तो वैसी गौ माता के बछड़े हम बेचते नहीं हैं, वो यहाँ पे संवर्धन करके उनकी जो अगली जनरेशन जो पैदा होती है वो भी हम सेल नहीं करते। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे अच्छे नंदी जो बछड़े आते हैं ना, वो जिस गाँव में 100 गाय होती है उधर हम नंदी फ्री देते हैं। मतलब उनको एक ही शर्त का पालन करना होता है, दारू पीना है तो छोड़ना होगा दारू, नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज छोड़ना होगा। जैसे आप यज्ञ में बैठते हो तभी कैसे कुछ नहीं चलता है, चमड़ा भी नहीं पहन सकते हो, तो ऐसे ही इनके अंदर भी हमें ईश्वर का वास समझ के हमें मर्यादा का घर पे पालन करेंगे और उसको ऐसे ही हमारी शर्तों का पालन करके हम नंदी देते, और वो नंदी के द्वारा जो अगली पीढ़ी पैदा होती है वो किसान बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे जन्मे हुए सारे नंदी हमारे बुकड है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो पेट में है, गर्भ में, वो 250 से ज़्यादा एडवांस बुकिंग है। क्यों? क्योंकि किसानों ने वो नंदी उपयोग किए, उसकी अगली पीढ़ी अच्छी पैदा हुई, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बुक कराया, उनके दूसरे ने बुक कराया, तो पूरे नंदी की यहाँ पे एडवांस में बुकिंग है। तो मैंने जो भी आज बातें गाय और नंदी के विषय में बोली, गाय के बारे में भी ऐसा ही बात है सिलेक्शन का, उसका एक वीडियो हम अलग से वापस बनाएंगे। लेकिन नंदी का सिलेक्शन की जो मैंने बात बोली वो मोटा मोटी बोली है, लेकिन आपको और भी अलग डीप में जाना है। और अगर वो लक्षण नहीं है तो भी किसी नंदी का अपमान नहीं करना है, उसको तो हकीकत शिव जी का अंदर अंश समझ के उसको बिल्कुल पूजन ही करना है। ये तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको और अच्छा, आपके पास अगर 10 नंदी है तो उसमें से कौन सा पहले चयन करें ताकि अगली पीढ़ी अच्छी पैदा हो। तो साइंटिफिक के साथ धार्मिक बातें भी हमने रखी तो आप अच्छे से कर पाए, लेकिन बाकी के कोई नंदी है उसको थोड़ा सा भी अपमान किया तो आप दोष में पड़ेंगे। न मैं अपमान करने का प्रयास करूंगा, न आप किसी को अपमान करने का प्रयास करना है। तो भारत की सभी नस्ल को अपने आप ही डांगी में डांगी नंदी लगना चाहिए। वापस कहता हूँ, कांकरेज में कांकरेजी लगना चाहिए, गिर में गिरी लगना चाहिए। गिर गुजरात में करे, अपने नस्ल की वहाँ पे ही करे। जैसे वो प्रशांत जी ने बहुत वंदनीय कार्य किया, वहाँ पे डांगी काम चालू कर दिया। दीपक भाई ने कच्छ में ज़बरदस्त परिणाम ले रहे। तो ऐसे जो वंदनीय लोग हैं, ऐसे लोग मिलके अपने अपने स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देवे। सब किसान अपनी स्थानीय माता को रखे तो रोग कम आएंगे उनको, और अगली पीढ़ी भी अच्छा पैदा होगी, और आप अगली पीढ़ी को अपना अच्छा वारसा एक देंगे, अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो मित्रों, खास आज मैंने जो भी एक छोटा सा नम्र प्रयास किया है कि नंदी की सिलेक्शन के बारे में, गाय के सिलेक्शन के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको थोड़ा अभ्यास करिएगा। हमारे साथ संपर्क में भी रह सकते हैं और इसमें हम मिल के आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और ऐसे नंदियों को प्यार करे, गायों को प्यार करे तो अपने आप नंदी बदलेंगे। आपको एक और चीज़ मैं बताना प्रयास करता हूँ कि जैसे नंदियों को बांध के रखते हैं, कोई नंदी तेज़ होता है ना तो बहुत बांध के रखा, बहुत उसको हड़बड़ाता है, बोलते हमारा नंदी तेज़ है, कांकरेज वाले बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे ये तेज़ है। गिर में भी कोई कोई तेज़ होते हैं, लेकिन उसको बांधो मत, उसको और प्यार बढ़ाओ, उसको और प्यार बढ़ा के उसको सहलाओ, उसके अंदर ईश्वरी तत्व देखने का प्रयास करो, वो बदलेंगे। और बड़ी मात्रा में हमारी गौशाला में नंदियों को बदलते हुए हमने देखा है। छोटे बच्चे भी खेलते हैं हमारे साथ, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। ये देखिए, अभी कुछ बच्चे आपको ये नंदी के साथ देखते मिलेंगे, और छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरा ये तो बड़ा बेटा है मेरा, 15 साल का हुआ। रुद्र भाई आप इसको ज़रा वंदन कीजिए, ज़रा देखिए कैसे नंदी के पास वो जा सकते हैं। तो नंदी के पास जाना, उसको प्यार करना, वो बहुत सहज प्रक्रिया है, वो हमने जटिल बना दिया है। हाँ, नंदी अगर तेज़ है तो छोटे बच्चों को उसके पास सामने तुरंत नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मेरी ये विनती है कि धीरे धीरे उसको सहलाते सहलाते उसके नज़दीक जाइए। एटलीस्ट किसान तो उसको प्यार करे, और जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस करेगा। दूसरा, नंदी के खुराक के विषय में बहुत सारी भ्रमणाएँ हैं। तो खुराक के विषय में देखिए, उसका खुराक जो जनरल गाय को देते हम लोग वैसा ही देते हैं, लेकिन सविशेष जिनको बहुत ज़्यादा सर्विस गाय के ऊपर लेनी है नंदियों की, जैसे एक नंदी 100-150 गाय को फड़ू कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, तो उसको अच्छा भोजन मिला। अगर नंदी अच्छे से फड़ू नहीं करता है तो मैं छोटी 2-4 टिप्स देने का प्रयास करता हूँ, तो वो आप मेंटेन करेंगे तो वो नंदी का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका भी कार्य सहजता से हो जाएगा। क्योंकि अभी अच्छे नंदी कम है, तो ज़्यादा गाय के बीच में एक नंदी से काम लेना है, तो उसका ये मैं सरल उपयोग बताता हूँ।
जैसे जवारी वगैरह या ऑर्गेनिक घास झिंझुआ वगैरह देते हैं तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाय को ठंडक प्रकृति का आहार चाहिए और नंदी को थोड़ा गर्म प्रकृति होगा तो भी चलता है। जैसे जवारी वगैरह सब दिया ठंडक प्रकृति है, लेकिन इसको थोड़ा बाजरा वगैरह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर नंदी से बहुत ज़्यादा सेवा लेनी है या कम नंदी फड़ू करता है, कोई जगह पे दिक्कत है, तो उसको हर रोज़ 30 ग्राम अश्वगंधा खिला सकते हैं। अश्वगंधा 30 ग्राम, थोड़ा सा गुड़ 200 से 300 ग्राम हर रोज़ डाल सकते हैं। हफ्ते में 3 बार या 2 बार या 1 बार, जैसी कंडीशन आपकी। तेल अंदर डाल सकते हैं, तिल का तेल अगर थोड़ा खाने में डाल दिया 200-200 ग्राम, तो अच्छे से सर्विस देने के लिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे ही जो आपका उम्र आता है, उदुम्बर का फल है, वो धूप में सुखा करके, उसके अंदर कीड़े नहीं होने चाहिए। हर रोज़ नंदी को 50 ग्राम 100 ग्राम आप देते गए तो भी वो सेवा देने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कभी नंदी सेवा देने के लिए कम हो गया तो ऐसा नहीं समझना कि नकारा हो गया निकाल दो, उसका भोजन में थोड़ा ठीक ठाक करके वापस सेवा में ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 15-15, 16-16, 20-20 साल के नंदी भी सेवा में उपयोग करके देखे हैं और बहुत अच्छे से सेवा देते, उल्टे बच्चे अच्छे पैदा होते हैं उसके द्वारा। तो मेरी ये विनती है कि कभी सेवा न देते हुए नंदी को भी घर से ना निकाले, उसको अच्छे से सेवा करे, उसको वापस प्रस्थापन करे तो अच्छा भोजन देवे ताकि वो स्वस्थ रहे। उसको दाना भी अपन सिलेक्ट करके अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो दाना का विषय के लिए मैं जो दूसरा वीडियो अपन बनाएंगे उसके अंदर पूरा डिटेलिंग रहेगा, लेकिन नंदी के दाने के विषय में भी बोल देता हूँ। थोड़ा बहुत जौ दे सकते 20-25% जो दाना बनाते हैं कॉन्सनट्रेट फीड, अंदर 25% 30% चुनी डाल सकते। तुअर की चूरी होती है, उड़द की चूरी हो सकती है या मूंग की हो सकती है, कोई भी कटहल की चूरी डाल सकते हैं, 10-1% मक्का डाल सकते हैं और ऐसे ही कॉम्बिनेशन पे सरसों का खल डाल सकते हैं या देसी कपास के बीज थोड़े बहुत ले सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं लेना है। तो अभी बीटी कपास उसको मत खिलाइए, इससे हार्मोन इनबैलेंस होकर के उसकी इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है मित्रों। तो आपके भोजन में उसको सहजता से उसको लाना है। हर 15 दिन में जो कड़वा नीम होता है वो कड़वा नीम अंदर डाल देना है थोड़ा बहुत, तो 2 से 5 किलो खाएंगे तो उसको डीवर्मिंग करने की भी ज़रूरत ऑलमोस्ट नहीं रहेगी, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी काफ़ी जड़ी बूटियाँ है कि जड़ी बूटियों के द्वारा बहुत अच्छे से होता है, लेकिन मैं तो ये जो सहज था वो मैंने बताया। और अगर डिटेल में कभी नंदी या और विषय में जानना है तो एक पुस्तिका हम निर्माण कर रहे हैं अभी, तो 2-3 महीने में वो पुस्तिका आ जाएगी। तो उसमें पूरा सविशेष नंदी की सेवा, गाय की सेवा, उसमें अलग अलग जो रोग आते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं उसका पूरा अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, खारा नंदी, जैसे बहुत सारे लक्षण होते हैं ना अच्छे नंदी के, वैसे कुछ नंदी ऐसे होते हैं, वो मैंने खुद का एक अनुभूति किया हुआ बात है। वो सिर्फ सुनाई बात मैं गांव की पहले समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने खुद अनुभव किया है 8 साल पहले। अगर कोई नंदी खारे होते, हमारी गुजराती भाषा में खारे मतलब आपकी 20 लीटर वाली दूध गाय हो, पूरा लंबा टाइम मेंटेन करती हो दूध, लेकिन वो नंदी जब उसको फड़ू करता है ना, दूसरे ही दिन उसका दूध कटना चालू हो जाता है। 7 दिन में तो 50% 80% से भी दूध कम हो जाता है और 1 महीने में या 20 दिन में सूख जाती है। और एक गाय नहीं, जिस गाय को फड़ू करते हुए बारी बारी सब सूख जाती है। तो उसको विज्ञान कब मानेगा, कैसे समझेगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन खारा नंदी होता है, वो तो हमने नज़र से देखा और काफ़ी ग्वालों को हमने ये महसूस करते हुए ये बात का पूरा अभ्यास किया हुआ है। तो नंदी वो खारा कभी भी दिखे तो उसको फड़ू के लिए मत उपयोग कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसको और वंदन पूर्वक सेवा करके उसको भोजन अच्छे से दीजिए। लेकिन सेवा जो नंदी अच्छे से मेंटेन करता हो, उसकी अगली पीढ़ी अच्छी, पिछली पीढ़ी अच्छी हो, वही नंदी को सिलेक्ट करने का आप प्रयास कीजिए, उसका बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नंदी गाय की सेवा ठीक होगी तो अपने आप ही देश के अंदर पूरा कार्य हो जाएगा। इसके द्वारा जो अनाज पकेगा, इसके गोबर गौमूत्र के द्वारा, गौ कृपा के द्वारा, वो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, साथ में शहर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। किसान मित्रों, ये जो नंदी जी का आपने वीडियो देखा पूरा, वो 90% जो वीडियो है 3 साल पहले हमने बनाया था, लेकिन बस दौड़ा दौड़ी में काफी चीजें रह गई थी और आज कुछ बातें जो घट रही थी वो ऐड करके अपन आगे लेके जा रहे। मेरी एक ही विनती है, अपनी स्थानीय नस्ल को अच्छे से सम्मान दे करके वहीं के अच्छे नंदी को सम्मान पूर्वक रखा जाए और आप इसके द्वारा अच्छे संवर्धन करके वहीं की नस्ल को सम्मान दे करके वहीं के अच्छे नंदी प्राप्त करके और उसी के द्वारा अगली जनरेशन सुधारा जाए। भारत की जितनी भी नस्ल है उसको बचा करके इसी प्रकार संवर्धन करके आगे बढ़ा जाए, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी अगली जनरेशन का बहुत बड़ा आधार रहता है। तो मिलके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक मंदिर में, मतलब जैसे हर गांव में जो भी मंदिर हो, शिव जी के मंदिर में तो ऑफ कोर्स जो हम नंदी की मूर्ति रखते हैं उसके संग हमारे
नंदी देव खुद होने चाहिए और पूरे गांव का धन वहीं से संवर्धन का लाभ ले, ऐसा भाव होना चाहिए। और हर गांव में, हर मंदिर पे अच्छे नंदी हो, ताकि हर गांव में संवर्धन से अच्छे नस्लें पैदा हो। और इसी प्रकार जैसे हमने गिर में काम किया है, यहाँ पे 18 पेडिग्री की गाय है। भावनगर के राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, ऐसी 18 पेडिग्री को हम अलग अलग समन्वय करके संवर्धन करते हैं। और 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई कोई के 15 पीढ़ी तक के रिकॉर्ड है। उसी प्रकार तो हम कॉन्फिडेंटली बछड़ा दे सकते कि ये बछड़ा उपयोग करिए, आपकी अगली जनरेशन सुधरेगी। अच्छा नंदी गौ माता का अधिकार, अच्छा नंदी गांव का अधिकार है। तो छोटे किसान बड़ी कीमत देके खरीद नहीं सकते थे, तो हम लोग ने एक योजना बनाई कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हम एक बछड़ा फ्री देंगे। जिस संस्था के पास गौ माता संख्या में है उनको एक नंदी हमारे यहाँ से फ्री जाएगा। तो इतने अच्छे परिणाम मिले, जो हमने 15 साल पहले दिए, 12 साल पहले दिए, उनको अच्छे परिणाम मिले। उनके दूध अच्छे आए, अगली जनरेशन में अच्छी नस्ल पैदा हुई। तो उन्होंने दूसरे गांव को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मेजर बहुत ही जिसकी पेडिग्री मेंटेन है, ऐसे नंदी बड़ी मात्रा में है। तो हमारा ये पूरा फ्री चेन चलते चलते अभी 250 से ज्यादा सेंटर हमारे फ्री हो चुके हैं गुजरात भर में। तो जिस गांव में परिणाम मिल रहे वो दूसरे को बोल रहे, दूसरे तीसरे को बोल रहे। और हर 3 साल में जब वाड़ा चेंज करने का समय होता है कि जब इसकी बछड़ियां बड़ी हो जाती है, तो ये नंदी दूसरे विभाग में जाएंगे, दूसरे नंदी तीसरे विभाग में जाएंगे, तीसरे गांव में जाएंगे। तो इस प्रकार गांव गांव में अच्छी नस्लें कैसे पैदा हो कि किसान घर से गौ माता निकाले ही नहीं, निकालने का मन ही नहीं हो, इस प्रकार का धन कैसे पैदा हो, इसके लिए ये नंदी की जो योजना पहले गुजरात के राजा रजवाड़े चलाते थे, तो बिल्कुल वो अच्छी बात थी। उसी को हम लोग वापस लाने का प्रयत्न कर रहे कि हर गांव में, हर संस्था में अच्छी नस्लें पैदा हो, जिससे अगले किसानों को रखने का मन हो, जिसका दूध अच्छा हो, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, जिसके कैरेक्टर अच्छे हो, उस प्रकार का एक प्रयत्न। और ये 3 साल पे मैंने बदलने के लिए बोला, उसके पीछे कारण है कि 3 साल में किसी की बछड़ी अगर बड़ी हो गई, उसकी बछड़ी कोई पिता के संग या भाई के संग नहीं लगनी चाहिए, तो डीएनए डिटोरिएशन होगा, आनुवंशिक रोग भी बढ़ेंगे, ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, पाप भी लगेगा। तो हर 3 साल पे नंदी अलग अलग जगह पे जाना जरूरी है किसान मित्रों। तो ये क्यों करना, तो ये इसके वैज्ञानिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है। साथ में ये हम कैसे कॉन्फिडेंसली दे सकते हैं, तो हमारे पास काफी नंदियों के, गायों के 5 पीढ़ी से लेके 15 पीढ़ी तक के रिकॉर्ड है। तो उसको कैसे उपयोग हमने आगे किया था, उसके दूध क्या है, उसके सारे ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कॉन्फिडेंटली हम दे सकते हैं कि हाँ, ये उपयोग करिए, आपकी अगली जनरेशन सुधरेगी। और जब नंदी फ्री देते, उसके साथ में हमारी कुछ मीठी शर्तें होती है कि जब यहाँ से नंदी लेके जाते हैं तो उनका फॉर्म भराया जाता है, हर महीने हमें फोटो भेजना होता है। कोई भी आजू बाजू के गांव का व्यक्ति वहां पे जाकर के अपनी गौ माता को निशुल्क फल्लू करा जा सकता है, मतलब उसके पैसे कोई नहीं लेगा। और वो व्यसन करता है तो व्यसन छोड़ना पड़ेगा, मांसाहार करता है तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कुछ मीठी शर्तें हैं हमारी। और बिल्कुल जब नंदी का और गौ माता का इस प्रकार सम्मान पूर्वक घर में रखा जाता है, तो मर्यादा पूर्वक रखा जाता है, तो अति सुंदर आशीर्वाद पूर्ण परिणाम मिलते हैं, और वो हमने महसूस किए हैं। ऐसे ऐसे आदिवासी के क्षेत्र है कि जहाँ पे गिर गाय गई थी, जो कि जबकि नहीं जानी चाहिए थी, वहां की नस्ल होनी चाहिए थी, लेकिन फिर क्या करे, इनब्रीड हो सकता था। तो हमने जहां पे नंदी दिए, इतने सुंदर परिणाम मिले। और आज ये स्थिति, इतनी जागृति आई है कि हमारे जन्मे हुए सारे नंदी मुक्त है, जिसका जन्म नहीं हुआ वो 300 से ज्यादा वेटिंग है। तो बिल्कुल यहाँ से पूरा निःशुल्क अभियान है हमारा। तो जिनको भी आगे यहाँ पे इच्छा है कि यहाँ का नंदी प्राप्त हो गुजरात में, तो वो यहाँ पे आकर के वो नोंदणी करवा सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के देखे समझे क्या करना है और उसमें बिल्कुल आगे बढ़े। किसान मित्रों, ये हमारे सुवर्ण कपिल नंदी जी है, ये लगभग 4 साल के हुए हैं। देखिए इसके सींग नीचे है, लेकिन नीचे होते हुए भी दबते नहीं है, दोनों कान के बीच में इसका दबाव नहीं है। तो ये एक अच्छा लक्षण होता है, जो पट्टी सींग जाता है। तो बिल्कुल जब भी हम संवर्धन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो बाजू में कान के नीचे दबता नहीं है, तो ये अगली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होगा। तो दबते हुए सींग भी ये बहुत आगे हानिकारक कर सकते हैं। तो ये सारे लक्षण का ही एक भाग है कि हमें क्या देखना है पसंद करते समय। देखिए मित्रों, ये भी हमारे नंदी जी बहुत विशेष है, 3.25 साल में ही ये आप साइज देख सकते हैं कैसी है। तो बिल्कुल बहुत शांत है, और छोटे बच्चे भी इसके पास जा सकते हैं, और इसके बच्चे भी आ चुके हैं। जो इससे पहले नंदी देखे वो भी इस उम्र में इस लेवल के परिणाम मिलते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार आप भी नंदी जी के पास ही जा करके प्यार से ये सारा समन्वय उसके साथ करना है। और किसान मित्रों, ये हमारे नंदी जी है, ये लगभग 3.5 साल करीब करीब के है।
और उसका अभी भी खून वगैरह देख सकते हैं किस लेवल का है। तो इस प्रकार बहुत विविधता हमारी गौशाला में जो प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल मैं धन्यवाद ही कह सकता हूँ इसके विषय में तो ईश्वर को। मित्रों, ये नंदी जी 3.25 साल के ही है, इसके काफी बच्चे भी आ चुके हैं, और इस उम्र में ये ग्रोथ और ये साइज बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। और अभी से उनका जो स्ट्रक्चर है, ऊंचाई, लंबाई, उसके लक्षण बहुत ही अच्छे लक्षण है। तो इस प्रकार इसके काफी बच्चे आए, उसके अंदर भी वो लक्षण ट्रांसफॉर्म हो रहे। ईश्वर कृपा से ऐसे काफी नंदी हमें प्राप्त हुए। ये नंदी जी 2.25 साल के ही है, और अभी से ये लगभग 10 गाय फॉलो कर दिए है। गणेश जी करके है, स्वर्ण कपिल। ये हमारी मुरली जी करके नंदी है, लगभग 6.5 साल की उम्र है, और इसके भी बहुत ही अच्छे परिणाम है। इनका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, इनके सिंग और पूरे लक्षण में बहुत ही अच्छे इनके परिणाम हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। सभी नंदी हमारे बहुत ही शांत है। बहुत बहुत हमें गौ माता और नंदी ने दिया है, उसका हम वापस वंदन करते हैं। और जो कुछ हमें सिखाया है वो हमारे गुरुदेव परम संसानातीर्थ दंडी स्वामी हिमालय रहते थे। गुरु गोविंद मतलब कृष्ण भगवान और गौ माता, तीनों ने निमित्त बनाए, हम भाग्यशाली। और ये जो भी ज्ञान हमें मिला है वो संतों के द्वारा भी मिला है, शास्त्रों में से भी मिला है, और काफ़ी गुजरात के और अलग अलग राज्यों के ग्वालों और अच्छे अच्छे संतों के द्वारा भी मिला है। और मेरे छोटे भाई का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और परिवार का भी बहुत बड़ा मैं धन्यवाद कह सकता हूँ। और सब लोग के मिलके एक एफर्ट है। मैं सामने दिख रहा हूँ तो सिर्फ मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे संतों का स्वप्न एक जगह पे निकला हुआ है, और सब लोग मिलके उसमें से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है, तो इसको हम लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये परिवार के हमारे सभ्य है, आप मिलेंगे, आइए हम। ये माता जी है मेरे, और सभी लोग गौ माता और नंदी से जुड़े हुए हैं। ये छोटा बेटा कृष्ण है, बड़ा बेटा रुत भाई है, मेरी माता जी वसंत बहन, मेरे वाइफ केवल, ईरा बहन है बिटिया हमारी, ईवा बहन है बिटिया हमारी, और छोटे भाई के धर्मपत्नी निराली बहन है। और सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और देखिए आप कैसे परिक्रमा करना होता है। तो अगर आपके घर पे कोई नंदी देव या गौ माता है तो हर रोज सुबह आप ऐसे परिक्रमा करेंगे तो भगवान को भी बहुत आनंद होगा, और साथ में आपके घर पे जो गौवंश रहेंगे वो भी बहुत आनंदित रहेंगे। तो हमारी विनती है कि ऐसे परिक्रमा अपने दिनचर्या में करें। हम भी हर रोज़ कभी नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है, कुछ अलग अलग कार्यों में रहते हैं, शिविरों में रहते हैं या दूसरे में, तो लेकिन अगर ये कर लिया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और ऐसे नंदी की सेवा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ विषय को समाप्त करते, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। धन्यवाद नंदी देव, धन्यवाद। आखिर में श्री कृष्ण भगवान और शिव जी को एक बार याद करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गौ माता और नंदी को उन्होंने सम्मान दिया है। तो एक लाइन गा करके उनका ये पूर्ण करते हैं। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। गाय को पूरे विश्व की माँ बोला है वेदों में। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो,
विश्वस्य मातरः गावो विश्वस्य मातरः गावो विश्वस्य मातरः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी को भी थोड़ी सी भी ठेस पहुंची हो मेरे कोई वचन या कार्य से तो क्षमा कीजिए और मिलकर आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।